हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी की भारत पे विजय का वर्णन करना। ये बहुत एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको कई तरह से पूछा जा सकता है, जैसे मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत की दशा क्या थी, मोहम्मद गौरी के समय भारतीय राजाओं की पराजय के कारण क्या थे, इसका वर्णन करना, मोहम्मद गौरी के कार्यों और चरित्र का वर्णन करना, मोहम्मद गजनवी से उसकी तुलना करना, राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की विजय के कारण का वर्णन करना, 12वीं शताब्दी में राजपूत राज्यों के पतन के कारण की आलोचनात्मक परीक्षा करना, तराइन के युद्ध में राजपूतों की पराजय के कारणों का उल्लेख करना, हिंदुओं की पराजय के मुख्य कारण सामाजिक और आर्थिक थे, न कि राजनीतिक और सैनिक, इस कथन का व्याख्या करना, 12वीं शताब्दी में राजपूतों के पराजय के क्या कारण थे, इसका विवेचना करना। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। हम पहले भूमिका में लिख सकते हैं मोहम्मद गौरी की भारत पर विजय। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद गजनी वंश के शासन का अंत होने लगा। 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन महमूद ने गजनी पर आक्रमण कर लिया और अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन को वहां का शासक बनाया। मुइजुद्दीन ही आगे चलकर मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य पंजाब से गजनी का प्रभुत्व पूर्ण रूप से नष्ट करना, भारत में गौर राज्य की स्थापना करना, धन की चाह से मजबूर होकर धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना था। साथ ही वो भारत में इस्लाम धर्म का सिक्का बैठाना चाहता था और इसीलिए उसने भारत विजय का निश्चय किया। 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक उसने भारत पर निरंतर आक्रमण किए। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का कारण क्या था? गजनी का शासक बनने के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत विजय की योजना बनाई। भारत पर इसके आक्रमण के कई उद्देश्य थे, जैसे कि मोहम्मद गौरी महत्वाकांक्षी था। भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना उसका प्रमुख लक्ष्य था। उस युग के सभी शासक शक्ति और सम्मान की लालसा से राज्य विस्तार करना चाहते थे। वही उनको श्रेष्ठता और महानता प्रदान करता था। गौरी का भी एक लक्ष्य ये था। गजनवी और गौर वंश में वंशानुगत शत्रुता चली आ रही थी। उस समय तक पंजाब में गजनवी वंश का राज्य था। पंजाब के उस राज्य को अपनी अधीनता में लेना उसका एक अन्य लक्ष्य भी था। गजनी को जीतकर गौरी पंजाब पर अपना स्वाभाविक अधिकार मानता था। पंजाब को जीतने से उसके वंश का एक शत्रु नष्ट होता था और पूर्व की ओर से उसके राज्य की सुरक्षा संभव होती थी। इस प्रकार पंजाब को जीतकर गजनवी वंश को नष्ट करने से गौरी की व्यक्तिगत मानसिक संतोष और राजनीतिक लाभ था। पश्चिम की ओर गौर वंश के राज्य के विस्तार को ख्वारिज्म शासकों ने रोक दिया था। इसके अलावा उस तरफ राज्य स्तर का मुख्य उत्तरदायित्व उसके बड़े भाई गयासुद्दीन का था। इस कारण यदि मोहम्मद गौरी को अपनी राज्य विस्तार की अभिलाषा की पूर्ति करनी थी तो वो पूर्व की ओर भारत में ही संभव हो सकती थी। गौरी को धर्म विस्तार और धन की लालसा भी रही होगी। उस युग की परिस्थितियों में यह स्वाभाविक था। यद्यपि वो कारण मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण के लिए मुख्य नहीं था। गौरी के आक्रमणों के समय भारत की स्थिति क्या थी? आइए जानते हैं कि भारत की स्थिति कैसी थी। 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किया था और मोहम्मद गौरी ने अपना प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। इस प्रकार इन दो महत्वपूर्ण आक्रमणकारियों के समय में प्रायः 148 साल का अंतर हो गया था। लेकिन तब भी भारतीयों ने महमूद के आक्रमणों से कुछ भी सीखने का प्रयास ही नहीं किया था। इस कारण अलग अलग राजवंशों में परिवर्तन हो जाने के अलावा भारत में अन्य कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। राजनीतिक दृष्टि से भारत उस समय भी विभक्त था। निसंदेह कुछ राजपूत वंश बहुत सम्मानित और शक्तिशाली थे।
लेकिन उनमें राज्य विस्तार की प्रतिस्पर्धा और वंशानुगत झगड़ों के कारण युद्ध होते रहते थे, जिसके कारण न तो वो अपनी शक्ति का सदुपयोग अपने और अपने राज्य के हित के लिए कर सकें और न वो एक होकर विदेशी शत्रु का मुकाबला कर सकें। उस समय भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर सिंध, मुल्तान और पंजाब के मुसलमानी राज्य थे। सिंध में सुम्र जाति के सिया शासक राज्य करते थे, मुल्तान में करमाथी जाति के शासक थे और पंजाब में गजनवी वंश के शासकों का राज्य था। सिंध और मुल्तान के राज्य छोटे थे और पंजाब में गजनवी राज्य दुर्बल था। गिज तुर्कों से पराजित होकर गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसर शाह गजनी को छोड़कर भारत भाग आया था और उसने लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया था। गजनवी वंश के शासकों में उस समय सम्मान और शक्ति नहीं रह गई थी। वो पड़ोस के राजपूत राज्यों पर छूट-फूट आक्रमण करते रहते थे, लेकिन राज्य विस्तार में असमर्थ थे। इसके अलावा चौहान राजपूत ने उससे कुछ स्थानों को छीनने में सफलता पाई। भारत के कई और भागों में राजपूत शासक थे। गुजरात और काठियावाड़ में चालुक्य वंश का राज्य था, जिनकी राजधानी अहिलवाड़ यानी पाटन थी। उस अवसर पर वहाँ का शासक मूलराज द्वितीय था। दिल्ली और अजमेर का शासक चौहान वंशी पृथ्वीराज तृतीय उर्फ राय पिथौरा था। उत्तर भारत के राजपूत शासकों में वो सर्वाधिक साहसी और महत्वाकांक्षी था। उसके पिता पृथ्वीराज द्वितीय ने अपने राज्य को पर्याप्त शक्तिशाली बनाया था। राय पिथौरा ने उसमें और अधिक वृद्धि करने का प्रयत्न किया, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण उसे पड़ोसी राजपूत राजाओं से संघर्ष करना पड़ा और हमेशा सभी से उसकी शत्रुता हो गई। गुजरात के चालुक्य वंश को उसने पराजित और अपमानित किया। बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमदीदेव राजा परमालदेव को परास्त करके उसने उससे महोबा छीन लिया और कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता से बलपूर्वक विवाह करके उसने उससे घोर शत्रुता मोल ले ली। पृथ्वीराज तृतीय अपने युग का एक महान साहसी योद्धा और सफल सेनानायक था, लेकिन उसमें दूरदर्शिता और राजनीतिकता का अभाव था। इस कारण उसने तुर्क शत्रु के विरुद्ध अपना किसी भी पड़ोसी राज्य से सहायता प्राप्त नहीं कर सका। कन्नौज के गढ़वाल वंश का राज्य उत्तर भारत में सबसे अधिक विस्तृत था। गौरी के आक्रमण के अवसर पर वहां का शासक जयचंद था। बुंदेलखंड में चंदेल वंश और कलचूरी में चेदी वंश का राज्य था। बंगाल में पाल और सेन वंश के राज्य थे। शक्तिशाली पाल शासकों का पतन हो चुका था और उस समय उनके अधिकार में सिर्फ उत्तरी बंगाल का कुछ भाग था। उनके राज्य के अधिकांश भाग पर सेन वंश ने अधिकार कर लिया था। उसमें बिहार और बंगाल का अधिकांश प्रदेश सम्मिलित था। उस समय दक्षिणी भारत उत्तरी भारत की राजनीति के प्रति सर्वथा उदासीन था। सामाजिक दृष्टि से भारत की स्थिति में केवल एक नवीनता थी। भारत के अंदर के भागों में मुसलमान शांतिपूर्ण तरीकों से प्रवेश कर गए थे और अलग अलग स्थानों पर बस गए थे। मुसलमानों की वो छोटी छोटी बस्तियां भारत में छोटे छोटे जल स्रोतों के समान थीं, जिनमें से कई भारत में तुर्की राज्य की स्थापना से पहले ही इस्लाम धर्म की शिक्षा के केंद्र बन चुकी थी। बदायूं एक ऐसा ही स्थान था। इसके अलावा भारत की सामाजिक स्थिति हमेशा वही थी जो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय में थी। धार्मिक, नैतिक, शिक्षात्मक और सैनिक दृष्टि से भारत की स्थिति में इन 148 वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं आया था। हिंदुओं ने अपनी शक्ति और उन्नति के मूल स्रोतों को सुखा डाला था और महमूद गजनवी के आक्रमण भी उनमें चेतना लाने में असमर्थ रहे थे। मोहम्मद गौरी के आक्रमण और भारत का विजय। सबसे पहले 1175 ईस्वी में गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय तक खैबर और बोलन के दर्रे न तो सुरक्षित समझे जाते थे और न उनसे व्यापारिक या सैनिक अभियान का लाभ उठाया जाता था। सबसे प्रचलित मार्ग गोमेल के दर्रे से होकर डेरा इस्माइल खां होते हुए उत्तरी सिंध में पहुंचने का था। गौरी से पहले के आक्रमण इसी मार्ग से हुए थे। गौरी ने भी इसी मार्ग को चुना और मुल्तान पर आक्रमण किया।
उसने उसे सरलता से जीत लिया। उसके बाद उसने उच्च और निचले सिंध को भी जीत लिया। 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन मूल राजनीतियों ने अपनी योग्य और साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। ये भारत में गौरी का पहली पराजय थी। इसके बाद गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदल दिया। उसके बाद उसने पंजाब की ओर से बढ़ना आरंभ किया। पंजाब में गजनवी वंश के निकम्मे शासक मलिक खुसरो ने उनका विरोध किया, लेकिन परास्त हो गया। 1169 ईस्वी में गौरी ने पेशावर को जीत लिया। 2 साल बाद उसने लाहौर पर आक्रमण किया और खुसरो ने बहुत बहुमूल्य भेंट और अपने एक पुत्र को बंधक के रूप में देकर अपनी रक्षा की। 1185 ईस्वी में गौरी ने सियालकोट को जीता और वापस चला गया। खुसरो ने पहाड़ी खोकर जाति की सहायता लेकर सियालकोट को जीतने का कोशिश किया, लेकिन असफल हुआ। 1186 ईस्वी में गौरी ने फिर से लाहौर पर आक्रमण किया। उसने छल से खुसरो को मिलने के लिए बुलाया और विश्वासघात करके उसे कैद कर लिया। उसके बाद संपूर्ण पंजाब पर गौरी का अधिकार हो गया और गजनी का राजवंश समाप्त हो गया। 1192 ईस्वी में गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो को कत्ल कर दिया गया। पंजाब को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के राज्य की सीमाओं से मिलने लगी। 1189 ईस्वी में गौरी ने सीमावर्ती के लिए भटिंडा पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। गौरी जब वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तब उसे पृथ्वीराज यानी राय पिथौरा के आगे बढ़ने का समाचार मिला। गौरी उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। पृथ्वीराज एक बड़ी सेना के साथ भटिंडा को जीतने के लिए आगे बढ़ रहा था। 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन का युद्ध प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में गौरी की पराजय हुई। मोहम्मद गौरी की ये दूसरी गंभीर पराजय थी। उसके बाद पृथ्वीराज ने भटिंडा के किले पर आक्रमण किया, लेकिन मलिक जियाउद्दीन ने इतनी दृढ़तापूर्वक उसकी रक्षा की कि पृथ्वीराज उसे 13 महीने के बाद जीत सका। मोहम्मद गौरी तराइन की प्रथम युद्ध की पराजय को नहीं भुला सका। वो अपने को अपमानित अनुभव करता था और पृथ्वीराज को परास्त किए बिना वो भारत में आगे बढ़ भी नहीं सकता था। 1 साल तक गौरी ने युद्ध की तैयारियां की और 1,20,000 की चुनी हुई घुड़सवार सेना को लेकर गजनी से चला। लाहौर पहुंचकर उसने पृथ्वीराज के पास संदेश भेजा कि वो इस्लाम और उसके आधिपत्य को स्वीकार कर ले। पृथ्वीराज ने उसे भारत से चले जाने के लिए कहा। गौरी ने भटिंडा को जीतकर तराइन के मैदान में प्रवेश किया। पृथ्वीराज भी अपनी सेना को लेकर वहां पहुंच गया। बहुत से अधीनस्थ सामंत और हिंदू राजा पृथ्वीराज की सहायता के लिए आए थे। फरिश्ता ने लिखा है कि उसकी सेना में 5 लाख घुड़सवार और 3,000 हाथी थीं। पृथ्वीराज की सेना की ये संख्या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि वो एक बड़ी सेना को लेकर युद्ध के लिए गया था। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। पृथ्वीराज ने हताश होकर घोड़े पर बैठकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो सुरसती आधुनिक सिरसा हरियाणा राज्य में है, उसके निकट पकड़ा गया और कैद कर लिया गया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में अलग अलग मत प्रकट किए गए हैं, लेकिन उनमें से हसन निज़ामी का मत ही स्वीकार किया जाता है कि पृथ्वीराज गौरी के साथ अजमेर गया था और उसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन जब उसने विद्रोह करने का षड्यंत्र किया तो उसे मृत्युदंड दे दिया गया। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था। डॉक्टर DC गांगुली ने लिखा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय ने न केवल चौहानों की साम्राज्यवादी शक्ति को ही नष्ट किया है, बल्कि वो संपूर्ण भारत के विनाश का कारण बनी। इस पराजय ने हिंदू राजाओं और उनकी प्रजा के मनोबल को तोड़ दिया और संपूर्ण भारत में भय की भावना व्याप्त हो गई। उससे मोहम्मद गौरी की भारत विजय बहुत ही आसान हो गई। गौरी ने हांसी, कुहर जैसे सैनिक महत्व के स्थानों को जीत लिया।
चौहानों की राजधानी अजमेर को भी जीत लिया गया और पृथ्वीराज को मृत्यु दंड देने के बाद उसके एक पुत्र को अजमेर का शासन सौंप दिया गया। उसके बाद दिल्ली को भी जीत लिया गया। अपने विजित प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक की देखरेख में सौंपकर गौरी भारत से वापस चला गया। गौरी ने विजित प्रदेशों में हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और उनके स्थान पर मस्जिदें खड़ी की, लेकिन गौरी ने एक दूरदर्शिता की बात की। उसने शुरुआत में अपने विजित प्रदेशों में हिंदू राजाओं को ही शासक नियुक्त किया, जिससे कि वो हिंदुओं की भावनाओं को संतुष्ट करके मुस्लिम विजय को संगठित कर सका। इस नीति के अनुसार उसने शुरुआत में अजमेर में पृथ्वीराज के पुत्र को, दिल्ली में गोविंद राय के पुत्र को अपनी अधीनता में शासक नियुक्त किया। बाद में विद्रोह के कारण ऐबक ने इन स्थानों को अपनी प्रत्यक्ष अधीनता में ले लिया और चौहान वंश का राज्य सर्वदा के लिए नष्ट हो गया। गौरी के वापस चले जाने के बाद पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने 2 बार अजमेर को अपने अधिकार में लेने का कोशिश किया, लेकिन ऐबक ने उसके प्रयत्नों को विफल कर दिया। ऐबक ने बुलंदशहर, मेरठ और दिल्ली को अपनी प्रत्यक्ष अधीनता में ले लिया। 1193 ईस्वी में दिल्ली भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई। ऐबक ने रणथंभौर को जीता और उसके बाद उसने कोल यानी अलीगढ़ को भी विजय किया। 1154 ईस्वी में मोहम्मद गौरी कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आया। उत्तरी भारत में कन्नौज का राज्य बहुत शक्तिशाली माना जाता था। उसके राजा जयचंद की पृथ्वीराज से शत्रुता थी, इस कारण उसने गौरी के विरुद्ध पृथ्वीराज को सहायता नहीं दी थी। इस अवसर पर उसे गौरी से अकेले युद्ध करना पड़ा। कन्नौज और इटावा के बीच चंद्रवान नामक स्थान पर गौरी से उसका युद्ध हुआ। जयचंद युद्ध में मारा गया और राजपूतों की पराजय हुई। गौरी ने आगे बढ़कर वाराणसी को लूटा और जयचंद के राज्य के हमेशा सभी प्रमुख स्थानों पर अधिकार कर लिया। गौरी उस समय कन्नौज पर अधिकार नहीं कर सका। उसे बाद में मुस्लिम राज्य में सम्मिलित किया गया, लेकिन तब भी गौरी को इस विजय से पर्याप्त बड़ा भूक्षेत्र प्राप्त हुआ। अब उत्तरी भारत में उसका मुकाबला करने के लिए कोई शक्तिशाली राजा बाकी नहीं था और तुर्कों के लिए बिहार और बंगाल की विजय का मार्ग खुल गया था। जयचंद को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी भारत से वापस चला गया और विजित प्रदेशों को संगठित करने का उत्तरदायित्व ऐबक पर छोड़ गया। गौरी के चले जाने के बाद कई स्थानों पर विद्रोह हुआ, क्योंकि राजपूत उस समय तक तुर्कों की अधीनता स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं थे। वो सभी विद्रोह दबा दिए गए। कोल, अलीगढ़ के निकट हुए विद्रोह को ऐबक ने स्वयं दबाया। अजमेर में तीसरी बार विद्रोह हुआ। हरिराज ने अजमेर में पृथ्वीराज के पुत्र को बाहर निकाल दिया और एक बार फिर चौहान की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया, लेकिन ऐबक के विरोध उसे सफलता नहीं मिली और उसने खुद को आग में जलाकर आत्महत्या कर ली। ऐबक ने 1154 ईस्वी में अजमेर को जीत लिया। इस अवसर पर ऐबक ने हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करके उनके अवशेषों से दिल्ली में कुवात उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई। बाद में 1196 ईस्वी में अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक अन्य मस्जिद को बनवाना शुरू किया गया, जो 1200 ईस्वी में पूरी हुई। 1196 ईस्वी में गौरी फिर से भारत आया। इस बार उसने बयाना को जीता और ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर का किला बहुत दृढ़ था। इस कारण जब राजा सुलक्षण पाल ने गौरी के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, तो गौरी ने उससे संधि कर ली और वापस चला गया। लेकिन जाने से पहले वो बयाना के सूबेदार तुगरील को ग्वालियर को जीतने के आदेश दे गया। बाद में 2.5 साल के युद्ध के बाद तुगरील ने उसे जीता। इस बार वापस जाकर मोहम्मद गौरी को कई साल तक भारत आने का अवसर नहीं मिल सका और बाकी भू प्रदेशों को जीतने और वहां हुए विद्रोहों को दबाने का उत्तरदायित्व उसके तुर्क अमीरों पर पड़ा। राजस्थान में एक बार फिर से विद्रोह हुआ और मेद और चौहान राजपूत ने गुजरात के चालुक्यों से सहायता लेकर तुर्कों को राजस्थान से निकालने का प्रयत्न किया।
गजनी से सहायता पहुंच जाने पर ऐबक ने राजपूतों पर आक्रमण किया और विद्रोह को दबा दिया। राजस्थान के विद्रोह समाप्त करके ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया। आबू पहाड़ के निकट चालुक्य राजपूतों ने उसके मुकाबला किया। ऐबक के कई संचालन के कारण उसकी जीत हुई। उसने आगे बढ़कर गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ को लूटा, जिसे भीमदेव द्वितीय छोड़ गया था, लेकिन ऐबक गुजरात को अपने प्रत्यक्ष शासन में नहीं ले सका। इसके बाद ऐबक ने बदायूं को जीता। वाराणसी और चंदरवार भी उसके हाथों से निकल गया था, फिर से जीते गए और कन्नौज को भी विजय किया गया। ऐबक की एक महत्वपूर्ण विजय बुंदेलखंड की थी। चंदेल राजा परमदीदेव साहसी था और उसका कालिंजर का किला बहुत दृढ़ था। 1202 से 1203 ईस्वी में ऐबक ने उस पर भी आक्रमण किया। युद्ध के बीच परमदारदेव की मृत्यु हो गई। उसके मंत्री अजय देव ने युद्ध को जारी रखा, लेकिन उसे अंत में किला छोड़ना पड़ा। कालिंजर को जीतने के बाद ऐबक ने महोबा खजुराहा पर भी अधिकार कर लिया। बिहार और बंगाल की विजय के बारे में गौरी और ऐबक ने सोचा भी नहीं था। इस कार्य को गौरी के एक साधारण सरदार इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। अवध के सरदार हिसामुद्दीन अबुल बक्र ने उसकी योग्यता के कारण उसे कुछ गांव की जागीर दे दी थी। उसने उसी जागीर को अपनी उन्नति का साधन बनाया। खलजी सैनिकों की एक छोटी सी सेना तैयार करके उसने उन समीपवर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करने की कोशिश की जो बंगाल के राजा के अधीन बिहार में था। बिहार में बार बार आक्रमण करने पर भी उसके मार्ग में किसी ने बाधा नहीं डाली। प्रत्येक बार की सफलता ने इख्तियारुद्दीन की लालसा संपत्ति और शक्ति में वृद्धि की और वो धीरे धीरे आक्रमण के क्षेत्र को बढ़ाता गया। 1201 से 1203 ईस्वी में उसने उदंतपुर पर आक्रमण किया और वहाँ के बौद्ध विहार को लूटा और भिक्षुओं को कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने नालंदा और विक्रमशिला के विद्या केंद्रों पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने संपूर्ण बिहार को जीत लिया और आश्चर्य ये है कि उसे एक भी स्थान पर किसी गंभीर विरोध का सामना ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि सारे लोग डर गए थे। बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन की अकर्मण्यता इख्तियारुद्दीन को स्पष्ट हो गई थी। उसने 1204 से 1205 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया। वो इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ा कि उसकी मुख्य सेना पीछे रह गई और जब उसने राजधानी नदिया में प्रवेश किया तब उसके साथ केवल 18 घुड़सवार थे। राजधानी के सैनिकों और नागरिकों ने उनको घोड़े के व्यापारी समझा और वे बिना किसी बाधा के महल के फाटक तक पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उन्होंने अचानक महल पर आक्रमण कर दिया। राजा लक्ष्मण सेन इतना डरा हुआ था कि वह नंगे पैर पीछे के दरवाजे से भाग निकला। इसी बीच तुर्की सेना नगर में प्रवेश कर गई। राजा की अनुपस्थिति में नगर में आत्मसमर्पण कर दिया और तुर्की ने नदियाँ को बुरी तरह से लूटा। लक्ष्मण सेन पूर्वी बंगाल भाग गया और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयास नहीं किया। दक्षिण पश्चिम बंगाल के अधिकांश भाग पर तुर्कों का अधिकार हो गया। इख्तियारुद्दीन ने लखनवती को उसकी राजधानी बनाया। अपनी बंगाल विजय से प्रोत्साहित होकर इख्तियारुद्दीन ने तिब्बत को जीतने का योजना बनाया, लेकिन उसकी यह आक्रमण विफल रहा और जबकि वो बीमार पड़ा हुआ था तब उसके सरदार अलीमदन खलजी ने उसका कत्ल कर दिया। 1206 ईस्वी में इस प्रकार इख्तियारुद्दीन का अंत हुआ, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उसने बिहार और बंगाल के अधिकांश भाग को तुर्की अधीनता में कर दिया था, जिसकी आशा ऐबक और गौरी नहीं करते थे। जिस समय गौरी के सरदार भारत में उसके राज्य का विस्तार कर रहे थे, उस समय वो स्वयं ख्वारिज्म के शासक से मृत्यु और जीवन का संघर्ष कर रहा था। गौरी वंश का संघर्ष पश्चिम के उस ख्वारिज्म वंश से चलता रहता था जिसने ईरान में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर लिया था। 1202 ईस्वी में गौरी के बड़े भाई गियासुद्दीन की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर स्वयं गौरी संपूर्ण गौर वंश के राज्य का स्वामी बना। उसने भी ख्वारिज्म के शासकों से युद्ध जारी रखा। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के अंधखुद के युद्ध में भयंकर रूप से पराजय हुई। बड़ी कठिनाई से वो अपनी जान बचाकर अपनी राजधानी, अब वो गौर थी, पहुंच सका। इस पराजय से मोहम्मद गौरी के सम्मान को बहुत ठेस लगी और भारत में भी उसका प्रभाव पड़ा।
यह अफवाह फैल गई कि गौरी युद्ध में मारा गया। भारत में अलग अलग स्थानों पर विद्रोह हो गया। पंजाब में खोखर जाति ने मुल्तान के सूबेदार को परास्त करके लाहौर को जीतने का प्रयास किया। इस कारण 1205 ईस्वी में गौरी फिर से भारत आया। झेलम और चिनाब नदी के बीच उसका मुकाबला खोखरों से हुआ। ये युद्ध बड़ा भयंकर हुआ और ऐबक के ठीक उस समय पर सेना को लेकर पहुंच जाने के कारण ये गौरी की विजय हो सकी। खोखरों को निर्दयता से कत्ल कर दिया गया। उसके बाद गौरी लाहौर पहुंचा और वहां व्यवस्था स्थापित करके गजनी वापस चल दिया। मार्ग में सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाप की नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद गौरी पर कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण करके उसे 15 मार्च 1206 ईस्वी को कत्ल कर दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कत्ल करने वाले खोखर थे और कुछ अन्य के अनुसार ये इस्माइल संप्रदाय के शिष्य थे। संभवतः इस कत्ल में दोनों वर्ग का हाथ हुआ। मोहम्मद गौरी के शव को गजनी ले जाकर दफना दिया गया। गौरी के पुत्र नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा मोहम्मद उसका उत्तराधिकारी हुआ। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो किरमान का सूबेदार जाजुद्दीन हिल्दिज, उच्च का सूबेदार नासरुद्दीन कुबाचा और दिल्ली का सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक ही उसके उत्तराधिकारी थे। मोहम्मद बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रहा और उसकी मृत्यु के बाद शक्तिशाली ख्वारिज्म शासक ने गौरी के बीच एशिया के राज्य के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। 1215 ईस्वी तक गजनी पर ताजुद्दीन यिल्दिज ने अपना अधिकार रखा, लेकिन जब उस वर्ष उसे भी वहां से निकाल दिया गया तब गौरी का संपूर्ण मध्य एशिया का राज्य ख्वारिज्म शाह के अधीन हो गया। लेकिन भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनके राज्य की सुरक्षा में सफलता पाई और तथाकथित गुलाम वंश के राज्य को स्थापित किया। मोहम्मद गौरी का चरित्र और मूल्यांकन कैसा था? तो मोहम्मद गौरी के चरित्र और कार्यों का मूल्यांकन करते हुए उसकी तुलना मोहम्मद गजनवी से कर ली जाती है, जिससे कभी कभी उसके दुर्बल पक्ष पर अधिक बल हो जाता है। लेकिन तब भी मोहम्मद गौरी का इतिहास में स्थान विवाद रहित है। निसंदेह मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी के समान योग्य सेनापति नहीं था। महमूद जन्मजात सेनापति था। भारत में उसके सभी आक्रमण सफल हुए थे और मध्य एशिया में उसने एक शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली राज्य का स्थापना भी किया। उसकी शक्ति और ऐश्वर्य बगदाद के खलीफा से भी ज़्यादा बढ़ गया था। उसकी सैनिक सफलताओं से मोहम्मद गौरी की सफलताएं समानता नहीं कर सकती। गौरी ने अहिलवाड़ के शासक मूलराज द्वितीय से हार खाई। वो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज से पराजित हुआ और ख्वारिज्म के शासक ने उसे अंधखुद के युद्ध में बुरी तरह परास्त किया। लेकिन इनमें से कोई भी पराजय मोहम्मद गौरी के साहस को तोड़ नहीं सका और न उसे उसके लक्ष्य से भ्रष्ट कर सका। गौरी ने अपने अनुभवों से लाभ उठाया, अपनी सभी पराजय से अपनी दुर्बलताओं को परखा, उनको दूर किया और अंत में सफलता भी प्राप्त की। स्थायी परिणाम की दृष्टि से गौरी महमूद गजनवी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। प्रोफेसर के निज़ामी ने लिखा है कि अंधखुद, तराइन और अहिलवाड़ के 3 युद्धों में पराजित इस मुख्य पात्र को, जैसा कि प्रोफेसर हबीब उसे पुकारते हैं, मध्य युग के महानतम साम्राज्यों में से एक को स्थापित करने का श्रेय है और इस दृष्टि से वो निसंदेह महमूद गजनवी से श्रेष्ठ है। मोहम्मद गौरी में परिस्थितियों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की क्षमता भी थी। उसने भारत की खोखली राजनीति को समझ लिया था। इस कारण उसका उद्देश्य भारत में राज्य स्थापित करने का था। निरंतर सफलता प्राप्त करने के बाद भी महमूद गजनवी ने अपना उद्देश्य भारत में धन लूटने और इस्लाम की प्रतिष्ठा को स्थापित करने से अधिक नहीं रखा, जबकि मोहम्मद गौरी ने असफलताओं के बावजूद भी अपना उद्देश्य विस्तृत रखा। गौरी के आक्रमणों में भी मंदिरों को नष्ट किया गया था और हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित किया गया था, लेकिन ये गौरी के मूल्य उद्देश्य नहीं थे। भारत में एक राज्य की स्थापना करना उसका प्रमुख उद्देश्य रहा। इस कारण उसका उद्देश्य मोहम्मद की तुलना में बहुत श्रेष्ठ था। भारत में उसने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। उसका एक उद्देश्य ये रहा कि हिंदू राजा मिलकर कोई संगठन नहीं बना पाए। इस कारण उनसे सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया। अजमेर में पृथ्वीराज के पुत्र और दिल्ली में गोविंद राय के पुत्र को शासन सौंपना उसका यही अभिप्राय था। मुख्य स्थानों पर अधिकार करने और अलग अलग स्थानों पर सैनिक चौकियां स्थापित करने के अतिरिक्त उसने अधीनस्थ हिंदू राजाओं के शासन और स्थिति में परिवर्तन नहीं किया।
मोहम्मद गौरी मानव चरित्र का अच्छा पारखी था। योग्य व्यक्तियों को तलाश करना और उनसे कार्य लेना उसे आता था। ऐबक, यिल्दिज और तुगरील जैसे व्यक्ति उसकी सफलताओं के लिए उत्तरदायी था और उनको गौरी ने शिक्षित किया था। मोहम्मद गौरी के लक्ष्य और चरित्र की दृढ़ता भी उसकी सफलता के लिए उत्तरदायी थी। भारत में एक नहीं बल्कि 2 गंभीर पराजय भी उसके लक्ष्य से नहीं डिगा सकी। इसी प्रकार पश्चिम की ओर से शक्तिशाली ख्वारिज़्म शाह से अपनी प्रगति के मार्ग को रुका पाकर भी उसका उत्साह भंग नहीं हुआ था और न ही उसने पूर्व की ओर अपनी प्रगति के उद्देश्य में कोई कमी की। मोहम्मद गौरी अपनी संपूर्ण योजनाओं को एक सूत्र में बांधता था, आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन करता था, अपनी दुर्बलताओं को दूर करता था और राजनीति में अनावश्यक खतरे मोल नहीं लेता था, बल्कि इसके विपरीत वो बहुत सावधानी, तत्परता और निश्चित योजना से कार्य करता था। अहिलवाड़ में पराजित होकर उसने अपने आक्रमण के मार्ग को बदल दिया। तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होकर वो द्वितीय युद्ध के लिए गंभीर रूप से तैयारी करके भारत आया और उसने अपने युद्ध के तरीके में परिवर्तन किया। सेनानायक की दृष्टि से उसकी दृष्टि अपने समस्त सैनिक अभियानों की रहती थी। जब वो भारत में खोखरों के विद्रोह को दबाने में व्यक्ति था, तब भी उसकी दृष्टि मध्य एशिया के अभियान पर केंद्रित थी और ऑक्स नदी पर बन रहे किले की ओर भी उसका ध्यान था। इसी कारण गौरी जन्मजात सेनापति नहीं होते हुए भी एक सफल विजेता हो सका। निसंदेह मोहम्मद गौरी भारत में तुर्की राज्य की नींव डालने वाला था और ये उसकी एक महान सफलता थी। अरबों का भारत पर आक्रमण सिंध और मुल्तान तक सीमित रहा और तुर्कों द्वारा काबुल, जाबुल, अफगानिस्तान और पंजाब की विजय इस्लाम के लिए सरल सिद्ध नहीं हुई। ये एक गौरव की बात थी। जिस इस्लाम ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अधिकांश भाग और उसमें निवास करने वाले विभिन्न नस्लों को जीतकर अपना अंग बना लिया, उसका मुकाबला हिंदू एक लंबे समय तक कर सकते थे। लेकिन साथ ही साथ उत्तर पश्चिम भारत की प्राचीर के टूट जाने के बाद जिस तरह हिंदू राज्य की पराजय हुई, ये भी इतिहास की आश्चर्यजनक घटना है। 11वीं और 12वीं सदी में हिंदू राज्य जिस प्रकार महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी से पराजय हुआ, वो स्वाभाविक था। निसंदेह हिंदुओं ने उसके बाद भी निरंतर संघर्ष किया और अंत तक अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करने में सफलता पाई, जैसा कि इस्लाम के अधीन किसी अन्य प्रदेश में संभव नहीं हुआ। लेकिन तब भी तुर्कों आक्रमणों के मुकाबले हिंदू राज्य का इस प्रकार झुक जाना आश्चर्यजनक था। हिंदू राजाओं में से कई राज्य गजनवी और गौरी के राज्यों की तुलना में कम नहीं थे। हिंदू राजाओं के सैनिकों की संख्या तुर्कों आक्रमणकारियों की सेनाओं की संख्या से कम नहीं थी और उनकी शक्ति भी कम नहीं थी, जैसा कि गौरी की अहिलवाड़ और तराइन के युद्ध की पराजय से स्पष्ट होता है। शौर्य और साहस की दृष्टि से भी भारतीय दुर्बल नहीं थे, लेकिन तब भी अंत में विजय तुर्कों की हुई। ये सभी इतिहासकारों की जिज्ञासा का कारण रहा है। तुर्कों के विरुद्ध राजपूत राजाओं की पराजय के क्या कारण थे? अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार से इसका उत्तर दिया और यदि वो एक मत भी हो गए तो किसी ने एक कारण पर अधिक बल नहीं दिया तो किसी ने अन्य कारण पर। इनके कारणों को जानने में कठिनाइयाँ भी हैं। तत्कालीन विद्वान हसन निज़ामी, मिनहाज उस-सिराज और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने इन कारणों पर कोई प्रकाश नहीं डाला और मध्य युग के किसी भी इतिहासकार ने इन कारणों को खोजने की गंभीर चेष्टा भी नहीं की। इस कारण आधुनिक इतिहासकारों ने हिंदू राजाओं की पराजय के जो अलग अलग कारण बताए हैं, वो अपनी अपनी सहज बुद्धि और अध्ययन और तर्क के आधार पर बताए हैं। इस कारण उनमें मतभेद होना स्वाभाविक है। अंग्रेज इतिहासकारों ने तुर्कों की एकता, उनका बहादुर होना, उनका ठंडे देश का निवासी होना, उनका मांस खाना, उनमें धार्मिक जोश का होना, ये सब तुर्कों की सफलता के कारण बताए हैं। सर जदुनाथ सरकार ने मुसलमानों में समानता और सामाजिक एकता, भाग्यवादिता और अल्लाह में विश्वास और मुसलमान सैनिकों को शराब नहीं पीना तुर्कों की सफलता के मुख्य कारण बताएं। प्रोफेसर के निज़ामी ने हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था और जाति भेद के अंतरों को, जिनके कारण हिंदुओं की संपूर्ण सैनिक व्यवस्था दुर्बल हो गई थी, उसका मुख्य कारण बताया। श्री
रमेश चंद्र दत्त ने उस समय की गिरी हुई राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को इसका मुख्य कारण बताया। के एम पडिक्कर ने विदेशों से भारत का संपर्क नहीं होना और समाज, धर्म, साहित्य, कला जैसी दृष्टि से भारत की पतोन्मुख सभ्यता को इसके लिए उत्तरदायी बताया है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि कई विद्वानों ने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, सैनिक और आर्थिक सभी कारणों पर प्रकाश डाला है। इस आधार पर तुर्कों के विरुद्ध भारतीयों की पराजय कई कारण माने जाते हैं, जैसे कि राजनीतिक दुर्बलता उसकी पराजय थी और गुप्त सम्राट और सम्राट हर्ष भी उस दृष्टि से भारत को राजनीतिक एकता प्रदान नहीं कर सके थे। कुछ इतिहासकार का कहना है कि भारत की नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी के नैतिक पतन ने इस पराजय में भाग लिया था, लेकिन वो मानवीय नहीं है। और जागीरदार व्यवस्था राज्य की आर्थिक, प्रशासनिक और सैनिक एकता के भी विरुद्ध थे। सामाजिक दुर्बलता भारतीयों की पराजय का ये कई कारण है, जैसे जाति व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, स्त्रियों की हीन स्थिति दुर्बलता के मुख्य कारण थे। ऐसा गतिहीन और विभाजित समाज राजनीतिक और सैनिक शक्ति को संचित करने का योग्य नहीं था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने लिखा कि विदेशियों के विरुद्ध जनता का कोई विद्रोह नहीं है और न उनकी प्रगति को रोकने के लिए सम्मिलित प्रयत्न किए जाते हैं। जब आक्रमणकारी उनकी लाशों के ऊपर से गुजर रहा होता है, उस समय भारतीय एक अपंग शरीर की भांति असहाय होकर उसे देखता रहता है। धर्म में गिरावट भी इसका एक कारण है। वास्तव में हिंदुओं के अनुसार धर्म की परिभाषा कर्तव्य है, जो एक व्यक्ति को समाज और मानवता के लिए उपयोगी व्यक्ति बनाता है। ये भावना विदेशी आक्रमणकारियों की विध्वंसकारी नीति के विरुद्ध में भी उत्पन्न नहीं हो सकी और भारतीय प्रत्येक प्रकार से विभाजित रहे। भारत की नैतिकता, कला, साहित्य और संपूर्ण संस्कृति को इन परिस्थितियों ने प्रभावित किया। राजपूतों का उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के प्रति उदासीन होना भी एक पराजय का एक कारण था। आर्थिक दृष्टि से भारत संपन्न था। उस समय नवीनतम ढंग से कृषि होती थी और सिंचाई की व्यवस्था थी। सैन्य दुर्बलता भारतीयों की पराजय का एक मूल्य कारण सैनिक दुर्बलता था। सभी इतिहासकार ये स्वीकार करते हैं कि तुर्क आक्रमणकारी सैनिक संगठन, युद्ध नीति, शस्त्र और योग्य नेतृत्व की दृष्टि से भारतीयों की तुलना में बहुत श्रेष्ठ थे। इसके विपरीत तुर्कों का लक्ष्य युद्ध में विजय प्राप्त करना था, चाहे उसके साधन कुछ भी हों। इस कारण वो युद्ध में विजय हो जाते थे। डॉक्टर घोषाल ने लिखा है कि मुख्यतः राजपूत यद्यपि बहादुरी में और मृत्यु के प्रति अवहेलना की दृष्टि से अद्वितीय थे, लेकिन एक आदर्श योद्धा और सैनिक सम्मान की ऐसी भावना से प्रेरित थे जो उन्हें युद्ध में व्यावहारिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रायः अयोग्य बना देती थी, जिसके कारण उनकी तीरंदाजी तुर्कों की तुलना में कम प्रभावशाली थी। राजपूत अपनी सेना को केवल 3 भागों में बांटते थे, केंद्रीय भाग, दाहिना भाग और बायां भाग, जबकि तुर्कों की सेना इन 3 भागों के अतिरिक्त 2 और उपयोगी भागों में बटी होती थी। इनमें से एक उनका अग्रगामी भाग था, जो आगे बढ़कर शत्रु सेना को शक्ति को तौलता था, उसकी रसद को रोकता था और उसकी संख्या, उद्देश्य, स्थिति का पता लगाता था। दूसरा भाग उनकी सुरक्षित सेना था, जो केवल कठिनाई के अवसर पर या जिस समय शत्रु थक जाता था उस समय उस पर आक्रमण करती थी और अधिकांशतः युद्ध की सफलता के लिए यही उत्तरदायी होती थी। ये तुर्कों के सहसा आक्रमण, शॉक टैक्टिक्स के तरीके थे जो उनकी सफलता का एक कारण था। गजनवी और गौरी उनके बड़े पैमानों का प्रयोग किया, लूटमार, आक्रमण और इन सभी कार्यों को करने के लिए रणनीतियाँ थीं उनकी। फिर राजपूतों की पराजय का एक मुख्य कारण था भावनात्मक। राजपूतों ने युद्ध किया, लेकिन मुख्यतः अपने राजा और अपने राज्य की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के सहायक कारण रहा होगा, लेकिन धर्म की उदारता, हिंदू धर्म की उदारता और उसके आंतरिक अंतरों को देखते हुए वो कभी भी प्रबल नहीं बन सका। UN घोषाल ने लिखा है कि जैसे कि सत्य ही बताया गया है कि तुर्कों ने सैनिक श्रेष्ठता का एक अन्य और अधिक प्रभावशाली, शक्तिशाली कारण उसका दम्य उत्साह था। ये ध्यान रखना चाहिए कि उस भावना का आधार जितना भारतीय मंदिरों और महलों से संचित किया गया अतुल संपत्ति के खजानों को लूटने की आशा थी, उतना ही अपने नवीन स्वीकृत धर्म के प्रति जोश भी था। 300 साल से भी अधिक समय के कठोर संघर्ष के बाद भारत के अधिकांश भाग को जीत लेने में तुर्कों की सफलता ये सबसे बड़ा कारण था। ये बात 11वीं सदी के सुलजुक तुर्कों और 15वीं सदी के उन ऑटोमान तुर्कों के समान उदाहरण से सिद्ध हो जाती है, जिन्होंने उस बाइजेंटाइन साम्राज्य को बर्बाद करने के लिए अंतर्गोतवा समाप्त करने में सफलता पाई। तुर्कों की सफलता के परिणाम।
तुर्कों की सफलता का मुख्य परिणाम भारत में मुसलमानी राज्य का स्थापना था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम और सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुसलमानी राज्य की स्थापना की। गौर या गजनी पर उसका आधिपत्य असंभव था। इस कारण भारत में एक पृथक स्वतंत्र राज्य की स्थापना उसके लिए एकमात्र मार्ग था। गजनी और गौरी के समय का इतिहास वास्तव में मध्य एशिया के इतिहास का एक अंश है, लेकिन ऐबक के समय का इतिहास भारत का इतिहास है। तुर्कों की सफलता के परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हो गई। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना के बाद केंद्रीय राज्य सत्ता को फिर से दृढ़ करने और सामंतवादी व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयत्न शुरू हुआ। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और गियासुद्दीन तुगलक जैसे शासक इस कार्य में पूर्ण सफल भी रहे। इन शासकों ने फिर से संपूर्ण उत्तरी भारत में समान शासन व्यवस्था को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। सर जदुनाथ सरकार के अनुसार उस समय से भारत का एकाकीपन समाप्त हो गया। राजपूत युग में भारत का विदेशों से संपर्क समाप्त हो गया था। तुर्कों के भारत में प्रवेश ने भारत के संपर्क फिर से एशिया और अफ्रीका से स्थापित कर दिए। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तरी भारत की विजय ने नगरीय क्रांति को जन्म दिया। तुर्क शासकों ने अपने नगरों के द्वार सभी वर्ग, जाति, धर्म और नस्ल के व्यक्तियों के लिए खोल दिए। उन नगरों में मजदूर, शासक, शिक्षित वर्ग, व्यापारी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सभी व्यक्ति निवास करने लगे और सभी वर्गों ने उनके निर्माण और विकास में भाग लिया। बाह्य देशों से संबंध, प्रशासकीय एकता, नगरों के विकास, मुद्रा व्यवस्था ने व्यापार और उद्योगों की उन्नति में भाग लिया, जिससे भारत के आर्थिक विकास में सहायता मिली। तुर्क शासन काल में फारसी भाषा प्रशासन की भाषा स्वीकार की गई। हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही उसे सीखा, जिससे दोनों की संस्कृतियों के समन्वय में सहयोग प्राप्त हुआ। तुर्की शासन ने हिंदुओं की जाति प्रथा पर भी गंभीर आक्रमण किया। निसंदेह जाति प्रथा हिंदू समाज से नष्ट नहीं हुई, लेकिन तब भी जाति विभेद और छुआछूत की भावना की अवहेलना अवश्य हुई और पददलित जातियों को शासन से सुरक्षा प्राप्त हुई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तुर्कों ने भारत के सैनिक संगठन और युद्ध के तरीकों में परिवर्तन किया और उन्हें अच्छा बनाया। सैनिक संगठन में सामंतवादी प्रभाव नष्ट हुआ, केंद्रीय सेनाओं का निर्माण हुआ, घुड़सवार सेना ने संगठन पर बल दिया, शस्त्रों में सुधार हुआ, सेना में सभी जातियों और नस्ल के व्यक्ति भर्ती किए गए, सेना की गतिशीलता बढ़ी। इन सभी परिवर्तन से भारतीय सेना की शक्ति में वृद्धि हुई। वो एशिया की श्रेष्ठ सेना समकक्ष हो गई। अलाउद्दीन खिलजी इसी कारण मंगोलों के भीषण आक्रमण को विफल करने में सफल हुआ। तुर्कों के भारत प्रवेश ने इस्लाम और हिंदू धर्म को निकट आने का अवसर प्रदान किया, जिससे भारत में उस सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ जिसके निर्माण में दोनों धर्मों के व्यक्तियों ने भाग लिया। निसंदेह तुर्कों और भारतीयों में पारस्परिक संघर्ष भी होता रहा, लेकिन अंततः दोनों के समन्वय के मार्ग खुला और एक नवीन भारतीय समाज का निर्माण हुआ जो पहले के समाज से बिल्कुल अलग था।